बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे सोहा अफजल। ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो आइए आपको इस्लामाबाद स्टूडियो लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक और लग तो आप भी बड़ी फ्रेश लग रही हैं। तो रस्मीन के कहीं ना कहीं लाहौर का जो मौसम है वो उसकी ज़रूरत बदल रही है, लेकिन बहरहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मौसम औसम है। अच्छा, वैसे बड़ा खूबसूरत सा सूहा रंग आपने पहना हुआ है, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मैं हमेशा आपको पता है अपने प्रोग्राम में 2 से 3 दफ़ा एक महीने में ये बात ज़रूर करती हूँ कि तारीफ़ करने में पहल ज़रूर किया करें। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अप्रिसिएशन जो है वो आपके अटायर की हो, कपड़ों की हो, आपके हुनर की हो, वो आपका खून वैसे ही डबल कर देती है। तो अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो यकीनी तौर पर एक कॉन्फिडेंस जो आपको उसी वक्त राइट आफ्टर योर अप्रिसिएशन जो नज़र आता है ना फेस पे, वो बड़ा क्रेडिबल होता है। तो कोशिश करें कि आज इस दिन की और इस सोच की प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपसे शेयर करनी है। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में क्या क्या हो रहा है, हमारे डेली न्यूज़ में ऐसी कौन कौन सी खबरें किस मुल्क से हमने शामिल की है, इसके अलावा आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी आगाही के लिए वो तमाम सेगमेंट्स जो कि आपके कहने पे या आपके इसरार पर हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। कि अगर हम शुगर की बात करें या दीगर ऐसे लाइलाज मर्ज की बात करें जो कि मुख्तलिफ अब उनके मार्केट में ऐसे मौजूद हैं, एक से बढ़कर नित नए इलाज, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, आज के आलमी दिन की बात करें, किसी की बरसी या सालगिरह मनाने की बात करें, तो वो जो फैंस और फॉलोअर्स हैं उनके लिए हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि प्रोग्राम का खासा होती हैं। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और आगाज़ में सबसे पहले आपको पता है जब हम शुरुआत करते हैं तो हम करते हैं डोज से, हैवी डोज से। यानी अगर हम आज की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे, यानी आज का हम आपको हैवी डोज देंगे जो कि आपके दिन को बड़ा ज़बरदस्त सा अच्छा बनाने का एक एक कोशिश होती है हमारी कि हम आपको बता सकें कि अगर आपके पास कोई आर्ट है ना तो मतलब उस आर्ट को आप किस तरह से कैश कर सकते हैं और रिकॉर्ड किस तरह से बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ हम इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। पहली जो खबर है डेली डोज की, वो भी यकीनी तौर पर हमीद एक रिकॉर्ड ही है। स्नूकर की अगर हम बात करें, यकीनी तौर पर अब तो इसका रुझान कंपैरेटिवली पाकिस्तान में पहले से कम हो गया है, लेकिन ये हम समझते हैं कि ये एक ऐसी गेम है कि वाकई इसको माइंड गेम कहा जाए। इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है। आप देखते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। हमारे घर में तो अक्सर औकात ना बड़ों को डांट पड़ जाती है, बल्कि जो बच्चे होते हैं उनको डांट पड़ जाती है कि अगर स्नूकर खेलने जाते हैं तो 2, 4, 5 घंटे तो कहीं भी नहीं जाते। लेकिन चले अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं इस गेम को और घर में उन्होंने बोर्ड रखा हुआ है और घर में ही वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो ये एहसन रमज़ान, जिनकी कल ही खबर आई खेल के मैदान से, अच्छी खबर है कि इस तरह की गेम्स जो है वो अभी भी जिंदा है। और ये वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि अब सेमीफाइनल तक वो पहुंच चुके हैं। और सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद हम गुड मॉर्निंग पब्लिक से उनको कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। आप आगे भी इस तरह से ही, अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फाइनल तक भी पहुंचे और जीत कर ये सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सर पर सजा दें। पहले भी हमने ऐसे की बहुत सारी खबरें ठीक है। वैसे सो अगर हम बात करें स्नूकर के हवाले से तो मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवान जितने भी हैं उनको बड़ी सुननी पड़ती हैं, बड़ी डांट, बड़ी कहीं ना कहीं दरवाजा घर का बंद। लेकिन बहरहाल ये बड़ी बात है कि हमारे बहुत से नौजवान बड़े मुनफरद तरीके से और जितने भी रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं और फिर जिस मेहनत से बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन पर किसी की ना इन्वेस्टमेंट है ना कोई थपकी है, लेकिन बहरहाल उनकी मेहनत जो है वो रंग ले आती है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के नाम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एहसन रमज़ान को हमारी टीम की जानिब से, हमारी जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से ढेर सारी मुबारकबाद। और हरमीत, इस खबर का एक और रुख ये भी है कि आपके बच्चे जब अक्सर औकात बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं मुख्तलिफ गेम्स में तो हमें लग रहा होता है कि वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता बहुत सारे लोग पढ़ाई से या तालीम से भागने के लिए उनकी दिलचस्पी, उनका ज़्यादा ध्यान जो है मुख्तलिफ गेम्स में होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे एक काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो लेट देम डू वाली पॉलिसी जो है ना वो बच्चों को करने दी जाए कि चलें आप जाएँ करें।
अगर वो इतना वक्त दे रहे हैं तो देखिए एहसन रमजान उन लोगों में से जिनकी खबरें हमने पहले भी गुड मॉर्निंग पब्लिक में अगर हम देखें बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े लेजेंडरी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर वो बने हैं या फिल्मों के जरिए या स्पोर्ट्स के जरिए तो बड़े छुप छुपा के वो आगे निकलते थे, क्योंकि घरों में डांट अभी तो हम देखते हैं कि बच्चों को समझा जाता है, लेकिन उस वक्त में नहीं समझा जाता था। और कहीं ना कहीं बच्चा कोई गेम खेल इंटरेस्ट वहां ले रहे तो नहीं, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने लेक्चरर बनना है, तो इस किस्म की चीजें पहले से हम तय कर लेते थे। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजों की वजह से अवेयरनेस आई है जो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से भी, और कहीं ना कहीं वो क्रेडिट ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि उस घर के लिए भी खुशी का और बड़ी ज्यादा जो है किसी न किसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्रेडिट का बायस भी बन जाता है। तो फिर आप उस पर भी प्राउड फील करते हैं उन नौजवानों पर। और हमने ये देखा भी कि पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग सेंस है वो इस हवाले से काफ़ी हद तक तब्दील भी हुई है कि ये सब बच्चों को कहा जाता है कि जो आप शौक से करना चाहते हैं, जिस चीज़ का हुनर आपके अंदर है आप उसको करें, लेकिन बच्चों को ना इस लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा कम डांटना चाहिए। वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए, पढ़ाई को साथ साथ पैरेलल रख के। भाई ये मत कह दीजिएगा कि हम पढ़ाई के अलावा कह रहे हैं कि बस बच्चों को खेलने दें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल खबर है, क्योंकि जब ये कल खबर आई, अभी ताज़ा कल ही उतरी है ये खबर, जब ये खबर आई तो उसके बाद फौरी तौर पर लोगों ने क्या उसके बाद तबसरा करना शुरू किया। अब हमारी स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो भी इस पर तबसरा करना शुरू कर दे, बिकॉज मैं आपको खबर ये देने लगी हूँ जिसके बाद मर्द हजरात तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन खवातीन हैरान हो जाएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, शोहर की दूसरी शादी पर पहली बीवी ने महंगी तरीन कार जो है वो तोहफे में देकर सबको हैरान कर दिया है। मतलब आप देखिए, आपके शोहर की दूसरी शादी हो और दूसरी शादी पे आप उसे 2024 और 2023 की मतलब ब्रांड न्यू कार जो है वो तोहफे में कर दें, और ऊपर से खाली उन्होंने तोहफा नहीं दिया हरमीत। जो क्यूट बात है ना वो ये है कि जो हम आपको नोट दिखा रहे हैं ना ऑन स्क्रीन, ये खूबसूरत सा मोहब्बत का एक नोट उन्होंने जो है वो लिखकर गाड़ी के बिल्कुल आगे डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। और उस नोट में क्या लिखा हुआ है ये बताती हूँ आपको। लिखा हुआ है कि आप मेरे बहुत अच्छे शौहर हैं, मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी आपके साथ, मैं चाहती थी कि इस मौका पर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन चले मैं आपकी एक और नई ज़िंदगी के लिए आपको कहती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक, आपने ख्वाहिशात मेरी जो है वो आपके साथ हैं। और इसके बाद जो यलगार हमने कमेंट सेक्शन में देखी हरमीत, कोई लोग तो इस बात पे यकीन कर ही नहीं रहे थे, जिन्होंने यकीन किया उन्होंने कहा हाँ अरब साइड पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो ये वैसे अगर हम बात करें सऊदी अरब के हवाले से दीगर बहुत सारे ऐसे मालिक है जहां पे बीवियों की एक बहुत बड़ी तादाद रखी जाती है, और उनको पता होता है कि अब इस खातून को भी पता है कि अब मैं अगर तोहफा नहीं भेजती शादी तो उसने वैसे ही करनी है मुझसे बगैर पूछे। और पाकिस्तान में तो ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक कौंसिल से भी ये फतवा आ चुका है कि अब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी वीडियोज आई हैं कि हमने देखा है कि सहेली को भी लेके गई अपने शोहर के साथ की शादी कर लो, हम अकेले रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर, तो सहेली को भी ब्याह उनका करा दिया अपने शोहर से। तो बहुत सारी मिसालें तो हमें मिलती है, लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि शोहर तो मान नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि मैं गिफ्ट दे के इस रिश्ते को भी बरकरार रखूं कहीं ना कहीं जो टूटने के करीब है। तो मेरे ख्याल में जाहिर बात है मरता क्या ना करता। ओहो, लेकिन हरमीत आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि अरब साइड की अगर हम बात करें तो वहां पर इस चीज को अब जाकर पहले भी नॉर्मल था लेकिन अब काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन मैं इस चीज का कसूरवार हमें भी समझती हूँ, वो इसलिए कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हिंदुस्तान तो यहाँ से चला गया, लेकिन उनकी बहुत सारी रवायात अब भी यहाँ पर मौजूद है, और उसमें से एक ये भी है कि अगर वो दूसरी खातून को बर्दाश्त नहीं करते तो यकीनी तौर पर इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त के बावजूद भी यहाँ की खातून दूसरी खातून को बर्दाश्त नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट अरब साइड पे हमें कम दिखाई देता है, इसीलिए वहाँ पर एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान में कंपैरेटिवली एक्सेप्टेंस भी अब थोड़ी कम है। लेकिन चलें, दौर चेंज हो रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में सोच भी चेंज हो जाए। चलिए, इससे पहले कि आपकी सोच चेंज हो जाए और आप हमें हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है, सोशल मीडिया से एक क्लिप आपने देखा और हमने इसको वहां से उठाया, और बड़े लंबे अरसे बाद आपको पता है कि शान शाहिद की अगर हम बात करें और रीमा खान की, इनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने एक साथ जितना काम किया बड़ा ज़बरदस्त किया, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और इनकी जोड़ी को बहुत एक लंबे अरसे के बाद हमने ऑन स्क्रीन देखा है। मतलब किसी फिल्म मूवी ड्रामा में नहीं, बल्कि ये एक सोशल गैदरिंग थी जिसमें वो लोग बैठे हुए थे और एक गाना गा रहे थे। गा ले हरमीत, आप भी पूरा कर लें। हाँ, वैसे वक्त है, मुसाफिर हों यार, वैसे भी दुनिया में आते हुए सारे मुसाफिर ही होते हैं, और ना मंजिल है ना ठिकाना, तो उसमें कोई शक नहीं है कि मंजिल का पता नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल आपने जोड़ी की बात की, यकीन माने कि कमाल की जोड़ी थी, और इनका जो दौर था 90s में इनकी बड़ी
बड़ी कमाल की फिल्में, और हम हर दूसरी फिल्म में कहीं ना कहीं रीमा और शान की जोड़ी हम देखा करते थे। और शान कमाल का, अभी भी अगर उनकी शख्सियत की बात करें, बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके बाल थे, उनका जो स्टाइल था राहुल रॉय जैसा स्टाइल था इनके बालों का। दोनों तरफ ये दोनों बड़े मशहूर थे बालों की वजह से। और 90s में आप जहां जहां से गुजरते लाहौर की गली कूचों से, तो पोस्टर जितने भी आवेजा होते थे उसमें शान और रीमा जरूर होते थे। लेकिन बहरहाल वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और चीजें बदलते, नए लोग आते हैं नए दौर में, नई चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल में आज भी वो कर रहे हैं। मतलब आपने जो वीडियो देखी है ना, इसमें नीचे कैप्शन जो दिया हुआ था ना रीमा दरअसल कम बैक प्लान कर रही हैं, और वो कम बैक के लिए उन्होंने ऑडियंस से कैप्शन में पूछा है कि आर यू गाइस लाइक वांट टू सी सम न्यू प्रोजेक्ट्स, जिसमें आप ऑन स्क्रीन हम दोनों को एज अ कपल देखें या एज अ जोड़ी, जो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। वैसे गाना बड़ा खूबसूरत था, किशोर कुमार का गाना मुसाफिर हो यारो, ये बड़ा ज़बरदस्त एक रहा है। और आपको पता है रीमा को आपने हमेशा इस तरह के आकार में देखा भी है, वो किसी शो में एज अ गेस्ट आएँ, वो किसी सोशल मीडिया साइट पे कोई वीडियो पैगाम जारी करें, किसी मूवी में, उनकी हमेशा पर्सनालिटी, उनके ऑरा का ये हिस्सा रहा है कि वो पुराने गानों को, शेर व शायरी को बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो दिखाती हैं, सुनाती हैं, और उनके जो फैंस हैं वो उनको देखना पसंद भी करते हैं। खैर ऑल दो ये एक गैदरिंग में सब बैठे हुए थे, किशोर कुमार का गाना गाया, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे लगा दी, और उसके बाद रीमा ने अपने फैन से पूछा कि आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। और उसके बाद नीचे लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में आकर इस चीज़ की राय दी और तजवीज़ किया कि यस, हम आपको एक साथ देखना चाहते हैं एज अ कपल, एज अ जोड़ी। और मेरे ख्याल से हरमीत ये मतलब एवरग्रीन जो है ना, मेरे ख्याल से रीमा की अगर हम बात करें तो एज जो बिल्कुल भी उन पे नज़र ही नहीं आती, ये उन लोगों में से जो उम्र चोर होते हैं। हाल बता पहले की निस्बत चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें ऑन स्क्रीन उस तरह से नज़र नहीं आती, लेकिन वो ब्यूटी आज भी बड़ी बल्कि एक चीज तो हमने देखा है उसको, जितने भी इंटरव्यूज, जितने भी उनके वीडियो पैगाम हैं, बड़े डिसेंट वे से वो बात करती हैं। आपने दुरुस्त बात की, कहीं ना कहीं शायरी का एलिमेंट भी नजर आता है उनकी बातों में। लेकिन हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो इंतजार तो होता है इस जोड़ी को, जो आपने बड़ी स्क्रीन पर देखा और आपको आदत पड़ चुकी हो, अचानक वो गायब हो और फिर मंजर आम पर आ जाएं और कहीं ना कहीं एक साथ बैठे हो, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि हाँ, इनको दोबारा देखना चाहिए। तो चलिए जी, आपका इंतज़ार मेरे ख्याल से थोड़ी ही देर में, थोड़े ही अरसे में रीमा जो है वो पूरा कर देंगी। और शादी के बाद एक लंबा अरसा आपको पता है उन्होंने ब्रेक लिया, और उसके बाद सिर्फ अब उनको एज अ गेस्ट, एज अ होस्ट बहुत सारे टीवी चैनल्स पे उनको देखा, बड़ी स्क्रीन पर ऐसे उन्होंने भी काम नहीं किया। बट आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर यू गाइज, तो हमें भी इंतज़ार रहेगा आपका ऑन स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है यकीनी तौर पर एक रिकॉर्ड बनाने की है, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड हम तो देख कर ही, मतलब एक एडवेंचरस बंदा होता है, लेकिन इतना ही एडवेंचरस, एक खातून का 13 मीटर बुलंद समंदरी लहर में सर्फिंग करने का आलमी रिकॉर्ड उस खातून ने बना लिया है। और ये एक दफ़ा नहीं है, मैं आपको हैरान कर ही रही हूँ तो ज़्यादा हैरान कर देती हूँ, वो इसलिए कि कोई 7वीं 8वीं दफ़ा वो ये रिकॉर्ड बना चुकी हैं। और 13 मीटर बुलंद समंदरी लहर को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सिर्फ एक दफ़ा सोचें कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। और अगर मैं हरमीत पाजी से पूछूं तो पता नहीं, मुझे याद नहीं, वैसे हरमीत पाजी को पानी से डर लगता है या ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन वो तो नहीं, पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं समंदर में, मैं वही सोच रहा हूँ कि समंदर की लहरें बड़ी तेज होती हैं, और मैं चाहे वो थाईलैंड के बीचेस हों या दीगर बीचेस, इसमें मैं काफ़ी और कई दफ़ा बचा भी हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक रेड लकीर होती है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, मुख्तलिफ रस्सियाँ जो हैं समंदर के, लेकिन बड़े तेज़ी से ये आती हैं समंदर की लहरें। और यकीन माने कि मैं 13 मीटर बुलंद इन लहरों से खेलना, यकीन माने कि कमाल के लोग होते हैं, इनके हौसले जितने बुलंद होते हैं, और जिस तरीके से सर्फिंग करना और फिर आलमी रिकॉर्ड बनाना, ये बड़ा मेहनत तलब काम है। और यकीन इसके लिए बड़ा जिगरा, गुर्दा और जिगरा चाहिए, जरूर दिल जरूर बड़ा चाहिए। मतलब सो मेरे ख्याल में कमाल कर जाते हैं जैसे लोग जो लहरों से लड़ पड़ कर अपना नाम बना लेते हैं। और हरमीत आप देखिए ना कि इसकी प्रैक्टिस कब से शुरू की होती है। इस खातून की हम बात करें जिसके रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 11 साल की उम्र से सर्फिंग कर रही है ना वो, और 11 साल की उम्र से मुख्तलिफ चैंपियनशिप्स में उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ अब जो इनका ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। और रिकॉर्ड जो ब्रेक किया है उसके बाद अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करा दिया गया है। लेकिन 13 मीटर लंबी बुलंद ये समंदरी लहर, मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाए तो 40 फीट बनती है,
तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो क्या ही उनका करेज होगा और क्या ही वो पैशनेट होंगी अपने इस काम को लेके। और यकीनी तौर पर उनके जो घर वाले हैं या सोशल साइट पे जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका कहना ये कि बहुत डेंजरस है, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और कमेंट सेक्शन में जो लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनका ख्याल और एक केयर का जो जेस्चर दे रहे होते हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से आपका मतलब आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह के खिलाड़ी और रिकॉर्ड्स बनाने वाले एथलीट्स जो होते हैं, उनके फैंस हमेशा उनको इनकरेज करते हैं, इसीलिए वो इस तरह के मजीद रिकॉर्ड बनाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इस खातून ने भी बहुत मेहनत की, 11 साल की उम्र से लेकर अब तक वो इस पर काम कर रही हैं और अब फाइनली उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद अब ये चैंपियनशिप भी वो जीत चुकी हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। अब हमने एक सी ब्रेक, वापस आते एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के बाद कल पहली एक्टिविटी थी, जो कि सियासी एक्टिविटी से कहा जाए। हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो है बलूचिस्तान के दौरे पे हैं अपनी आला क़यादत के साथ, और वहाँ पर मौजूद जो सियासी जमातें हैं उनसे काफ़ी अच्छे इंटरेक्शन, मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इस हवाले से बातचीत कर रही हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनके गिले शिकवे जैसे कि पहले थे वो अब भी उसी तरह से इस दौरे के बाद खास तौर पर ज़्यादा हो गए हैं। तो बाकी दीगर सियासी जमातें जो है वो इंतखाबी मुहिम को लेकर किस तरह से ड्राइव कर रही हैं और उनका इस दौरे के हवाले से ये जो अलायंस और जोड़ तोड़ हो रहा है, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद है, रहनुमा IPP हैं। उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुहा। वालेकुम सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि मुख्तलिफ अलायंस जो हम देख रहे हैं वो नून लीग का हो और अगर हम बलूचिस्तान की दीगर पार्टीज़ की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अगर आपकी पार्टी की स्पेसिफिकली हम बात करें तो आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये मुख्तलिफ होने वाले जोड़ तोड़ अलायंस के हवाले से? देखिए सुहा, पहली चीज़ ये है कि पार्टीज होती है नेशनल पार्टीज। अनफॉर्चुनेटली 18th अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को महदूद कर लिया है सूबों तक, और जब उनको एक नेशनल पार्टी बनना चाहिए या वो जब उनके पास टाइम होता है तो उस वक्त वो उसको आम को नहीं करते और दे स्टिक टू व्हाट दे आर और वो अपनी पावर को एंजॉय करते हैं। ठीक। और जब आता है इस तरह का मरहला तो देन कोई भी जो एक्सपेंशन करता है उनमें से, तो बाकी क्योंकि अपनी सुस्ती या व्हाटएवर जो भी रीजंस हैं, तो वो उस पे एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म या एक ऐसा माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाता है जो आपके सामने एविडेंट है, और इसके ये होना होता है ये क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टीज रह नहीं गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये ज़हन में रखिए कि तमाम, पहले हम ये कहते थे ना कि सेंट्रल लेवल पे कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, इत्तेहाद होंगे, अब सूबों की भी अंदर यही हालत है। कोई पार्टी इस वक्त किसी सूबे में नहीं है जो ये क्लेम करे कि जी मैं पूरे प्रोविंस के अंदर अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। अब मैं आ जाऊं अपनी पार्टी के ऊपर, IPP पे। हमारी तो जो उम्र है वही बहुत छोटी सी है, हम तो आपकी तरह यंगस्टर्स हैं पार्टीज के अंदर। पार्टीज के अंदर हम और ये सीनियर पार्टीज हैं, तो लेकिन क्योंकि जैसे यंगस्टर्स ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और आज उनके पास थोड़ा सा विजन बाकियों से ज्यादा होता है और वो उनकी मैनूवरेबिलिटी और वो कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, नोइंग द पल्स ऑफ द पीपल, तो हम इसलिए एज ले गए इनसे और हमने इसीलिए अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन है इन तमाम बुजुर्गों से, बुजुर्ग पार्टी से पहले स्टार्ट कर दिया। अब हमें आप देखेंगी सिर्फ पंजाब का, हमारा एक्सपेंशन ना जा सकता है, ना हम क्लेम करते कि जाएगा, क्योंकि हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम। खुर्रम साहब, एक चीज जो हमने देखी माजी में 2018 में हमने देखा कि जो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था वो खान साहब के लिए इस्तेमाल होता था, अब हेलीकॉप्टर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों पर दो इल्जाम है कि कहीं ना कहीं ये हेलीकॉप्टर किसी के कहने पर इस्तेमाल होता है, और दूसरा इल्जाम ये है कि आप लोग पंजाब में बी टीम का, नून लीग की बी टीम का किरदार अदा करेंगे। सर वजाहत चाहते हैं सर। अच्छा हरमीत, वो इल्जाम इसलिए उसमें वजन पड़ता है क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस दिन गया तो वो एक चीज नजर आ गई ना लोगों को, लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्या जाना चाहिए था विद इन पार्टी। जब हम सारे बैठे तो हमने इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया और वो काम नहीं होना चाहिए था। आप दोस्ती और ना मियां साहब को हेलीकॉप्टर लेना चाहिए था, ना जहांगीर खान तरीन का हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। ये हमारा स्टैंड है और विद इन पार्टी भी हमने इसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है नून के खिलाफ, हमारा इलेक्शन किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना ही नून के खिलाफ है।
दूसरा, हम ये क्लेम करते हैं, हम ये कह नहीं रहे कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि प्रोविंस की गवर्नमेंट हमने बनानी है, हमारी स्ट्रेंथ नून से ज्यादा है। कल जो बाकी दीगर पार्टीज हैं विद इन पंजाब, हम उनके साथ अलायंस करेंगे और वो हमारे साथ, उनका सिस्टम चल भी रहा है। तो वो एक ऐसी चीज हुई थी जिसने हमें डैमेज किया, लेकिन हमने उसे ऑल आउट, हमने उसको रिजेक्ट भी किया और हम आज भी एलानिया ये कहते हैं कि हमारा इलेक्शन उनके खिलाफ है। अब लेकिन हम इसको हक व बातिल की जंग नहीं कहते, यानी इलेक्शन लड़ने को हम ये नहीं कहते कि हमने तलवारें निकाल ली और हमने इंश्योर करना है कि दूसरों की इज्जत या उनके जो तमाम चीजों को हम उसको खराब करेंगे, नॉट एट ऑल। हम एक पॉजिटिव हेल्थी कंपटीशन की तरफ जाएंगे, हम अपनी सीट्स पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि पंजाब की जो वजारत आला है वो आईपीपी के पास। अच्छा खुर्रम साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, दीगर सियासी जमातों की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं हमेशा जिक्र करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें वो वैक्यूम नहीं मिल रहा, हमें वो प्लेस नहीं मिल रही, हमें मैदान नहीं मिल रहा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि नून लीग के लिए इस वक्त राहें क्लियर भी हैं, हमवार भी हैं? दीगर सियासी जमातों में अगर आपकी जमात की हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है कि इस हवाले से उनको फेवर दी जा रही है, ये फेवरिटिज्म सामने दिखाई दे रही है टीचर की तरफ से? तो हाँ, हमारी जो पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की, वो कोई एथिकल या कोई प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होता है, एक साहब आते हैं, उनको मौका मिलता है एक्सक्यूज मी, और फिर कुछ चीजें वो खुद ऐसी करते हैं, यानी गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल एक्सीलेंस का होना, रियलिज्म का होना पॉलिटिक्स में। हम उनसे हटकर बिल्कुल और लाइन पकड़कर अवाम को जल्द से जुलूस, आइडियलिज्म, वो ख्वाब दिखाने जो कि किसी का वालिद तो नहीं, दादा परदादा भी आ जाए तो वो पूरे नहीं कर सकते, सारे नहीं होते। तो खुर्रम साहब, एक और चीज जो हम खबरें देख रहे हैं और जो आप फरमा रहे हैं कि आप लोगों की नजरें भी वजारत आला के मनसब पर हैं और कहीं ना कहीं खबरें ये आ रही हैं कि कहीं ना कहीं से जो है वजारत आला नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि किसी और के पास जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे सर, बात अता तारड़ साहब कहते हैं कि बात हो चुकी है, बात हो चुकी है और वजीर आजम रायवंड से होगा, तो आप लोगों के साथ भी कोई बात हो चुकी है सर? बिलावल कहते नहीं, लाहौर से नहीं होगा। हरमीत, ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप इतना श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस, वो जो सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत इतनी श्योरिटी से कहो कि अगले वैसे मानना शुरू कर दे कि हो गई है। मैं एक और पॉइंट आपने स्टार्ट में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड। हरमीत सोहा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज्यादा जरूरत है पार्टीज के अंदर। जो पार्टीज खुद अपने अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकती और वो पार्टीज रिवॉल्व करती हैं या वो रहती हैं 20-25 बंदों के साथ, और वहां पर भी मेयार सिर्फ और सिर्फ पैसा है या कमाल की खुशामद, जो एक नई चैप्टर हम देख रहे हैं। ना एहलियत मेयार है, ना काबिलियत मेयार है, ना जहानत है, ना उसकी कैपेबिलिटी है। तो इस वजह से वो जो एक ग्रुप है विद इन पार्टीज, वही उसको लीड करता है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो बोले जो पार्टीज के अंदर अपनी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। मैं कहूंगा अच्छा, एक और चीज सर, अगर हम देखें इस वक्त आपके पास तमाम तर इलेक्टेबल्स जो हैं वो आ चुके हैं। नवाज शरीफ साहब भी कहीं ना कहीं कोशिश इलेक्टेबल्स की तरफ है। अगर अवाम की बात की जाए, जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो आपको भी पता है, हमें भी मालूम है, और कहीं ना कहीं नून लीग को अपने सर्वे कई बार डिलीट भी करने पड़े। सर क्या कहते हैं आप, पीटीआई का जो वोटर है उसको कैसे कायल करेंगे? क्या आपकी जो पार्टी है, क्या उनको कायल करने में, अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब हो जाएंगी? कामयाब हो गए हैं अरमीत जी। मैं आपको बताऊं कि आईपीपी का जो क़याम है वो एक हादसाती क़याम है, और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जब हम जिस पार्टी में, सारे हम उसी पार्टी में थे ना, हम लेट्स बी वेरी फेयर कि हम तमाम वो हैं जो कि 2018 में इलेक्शन में आए, हम तमाम वो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में आए, हम तमाम वो हैं जो कि आगे मेहनत कर रहे थे, और वी वर थिंकिंग कि जैसे हम एक पैटर्न पे जा रहे हैं तो हम अगली गवर्नमेंट भी बनाएंगे। हम ये नहीं चाहते थे जो कुछ हुआ, ना हम फ्रिक्शन की तरफ जाना चाहते थे, ना हम चाहते थे तबाही हो। बहरहाल वो एक आपके सामने है जिस तरीके से वो स्टीयर हुआ सारा काम। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो तमाम लोग जो वहां पर, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, पॉलिटिक्स की, मेहनत की, लोगों के साथ जुड़े रहे, अब वोटर भी मौजूद है, हम भी मौजूद है ऑन ग्राउंड। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम खत्म तो नहीं हो गए, ताहलील तो नहीं हो गया। जो हमारे साथ वोटर था, ना वो नून को वोट देता है, ना वो पीपीपी को वोट देता है।
हम में से भी तो लोग जा सकते थे किसी और पार्टी में, हम खुर्रम नहीं साहब, गए। आपने बात की हादसाती तौर पर आना, हमने देखा है कि यहाँ पे कई पार्टियां जब हादसाती तौर पर आती हैं, और माजी में हमें मरीम नवाज साहब के बयान भी याद है बाप के हवाले से, वो कहा करती थी कि रात को बाप पार्टी बनती है, बनाते हैं और फिर एस्टैब्लिशमेंट की सुबह पैदावार वज़ीर आला बन जाता है। तो आपकी जो हादसाती पार्टी बनी है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी डोरें कहीं और से हिलेंगी सर, या कहीं ना कहीं उधर से ही, पंजाब से ही है सर? नहीं, वो बाप फिर अगर उस बयान को देखें तो वो बाप फिर आज भी बाप ही साबित हो रहा है बलूचिस्तान में कल से। तो मेरा इस पे आर्गुमेंट एक और होता है हरमीत, मेरा आर्गुमेंट ये होता है कि किसी भी इवेंट का हो जाना, उसके लिए कुछ मुहर्रिकात होते हैं जिसकी वजह से इवेंट हो जाता है, या कोई हादसे की वजह से नई चीज बन जाती है। हमने ये देखना है कि हम पावर के अंदर आके कैसा बिहेव करते हैं, और अगले जो चैप्टर है, जो हमारे लोग हैं और जो हम अपने पाकिस्तान को अपग्रेड कैसे करते हैं। 70 साल की पार्टीज हैं, लोग नाला हैं क्योंकि काम नहीं करते, क्योंकि कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है, मौरूसियत है, खानदानों की पॉलिटिक्स है। तो हम ये क्लेम करते हैं कि आईपीपी में ना मौरूसियत है, ना खानदानों की पॉलिटिक्स है, और विद इन पार्टी हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम खुशामदियों अच्छा खुर्रम साहब, आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विद इन पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ताकि खुल के खेलने का मौका मिले। लेकिन आप क्या समझते हैं कि चले आपकी जमात इटसेल्फ सियासत में तो यंग हो सकती है, लेकिन आपका तो एक तजर्बा है, एक ज़िंदगी गुजारी है किसी और पार्टी में भी, इस पार्टी में भी, सियासत में भी। आप क्या समझते हैं कि हमेशा हिस्ट्री को हमने ऐसे सर्कल में रिपीट होते हुए देखा है? इस वक्त आपको जो टाइटल नज़र आ रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिए जा रहे हैं, लाडला प्लस का टाइटल दिया, किंग पार्टी का टाइटल दिया, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या आपने जो अपनी देखा पूरी जिंदगी में सियासत में, ये जस्टिफाइड है? जी, हम ये जो टाइटल्स है ना, ये आएंगे, ये टाइटल्स चलेंगे। मैंने जैसे पहले कहा था कि हम वैक्यूम के रिजल्ट के अंदर किसी चीज का इमरजेंस देखते हैं। हम कैपेबिलिटी का या काम की बुनियाद पर ये एक स्टेबल जो है ना, इवॉल्व नहीं होता काम। हम एक वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम में वो दूसरा कोई बंदा आ जाता है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए। हम पॉलिटिशियंस पे लाजिम है कि हम मुद्दबराना तौर के ऊपर वो बातें करें और वो काम करें कि जिससे मुल्क को फायदा हो। मैं कई दफा ये कहता हूं कि जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल की पॉलिटिक्स करनी होती है वो मुल्की लेवल का लीडर बना होता है। जिसको अल्लाह मुल्क की कमांड देता है तो वो कहता है मैं पूरे आलम इस्लाम का या पूरे दुनिया का मैं लीडर मान गया। तो वी हैव टू थिंक कि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को अपग्रेड करना है। और पार्टी की प्रायोरिटीज में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए ना कि देखिए मौरूसी सियासत की आप लोगों ने बात की, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या आईपीपी हो, आपने कहा कि इसको हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इटसेल्फ जो भी बज़ाहिर देखने में आ रहा है, नुमान लंगड़ियाल साहब या लंगड़ियाल फैमिली की बात करें, इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं आपके चीफ ऑर्गेनाइजर्स के अलावा, सर ये भी तो मौरूसी सियासत की एक मिसाल है ना। इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं आपकी पार्टी के अंदर या मुल्क की सियासत में? ये हो नहीं सकती सर। खत्म तो आप और मैं इस वक्त पता नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, हो ही नहीं सकती इस वक्त तो खत्म नहीं होगा। देखिए, मौरूसी सियासत का मतलब यह है कि कोई भी पार्टी किसी एक खानदान के पास है। अगर कोई है, किसी का वालिद एमएनए था और वो केपेबल है तो वो एमएनए बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टीज एक खानदान के पास है, पार्टीज खानदान की मलकियत है, पार्टीज आर लाइक प्राइवेट कंपनीज। पार्टीज के अंदर क्या जो इलेक्शन होना चाहिए विद इन पार्टी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है? क्या कोई और आदमी उस पार्टी का चेयरमैन बनने का सोच सकता है? क्या कोई और आदमी कैपेबिलिटी की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर के लिए ये पार्टीज नॉमिनेट कर सकती हैं? नॉमिनेशन तो फिर उसी फैमिली की आनी है। मेरा मतलब यू गाइस आर ओपन फॉर 2024 के जो इंतखाबात है, जो इलेक्शन है, कि यस हम मौरूसी सियासत को कंडेम करके हर उस बंदे को जो कि सियासत में आके अपनी सोच विचार और समझ के तहत काम करना चाहता है, यू गाइस आर ओपन फॉर दिस ना? आईपीपी की अगर हम बात करें तो नहीं, हमने तो आपको क्लियर है, आज भी हमारी कैंपेन के अंदर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। हमने तो क्लियर किया है कि इसके अंदर कोई एक खानदान नहीं है। हमारा तो ये क्लेम को हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से गठजोड़ हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में, वफाक में भी, तो आपको लगता है कि ये अब जो जमात आएगी और कहीं ना कहीं उसी तरह सिस्टम होगा जो हमने 16 महीने देखा, सिर्फ एक पार्टी अपोजिशन में रहेगी जिसको इस वक्त किसी झंडा उठाने की भी उनको इजाजत नहीं है? देखिए हरमीत, 16 महीने वाली की जो गवर्नमेंट है ना, उससे पहले 3.5 साल को भी देखा जाए कि 16 महीने वाली गवर्नमेंट का वजूद क्यों आया। अगर वो उस तरह स्टेबिलिटी में चलते रहते
और एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बनी रहती। हम तो उन लोगों में से थे जब ये काम शुरू, हमने कहा ना कीजिए, ये रविश इख्तियार ना कीजिए। 16 महीने की गवर्नमेंट आइडिया, 16 महीने की गवर्नमेंट को आप पेश नहीं कर सकते कि वो आइडिया, वो तो एक उसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूं कि अगर अगली गवर्नमेंट भी आए और वो चाहे कोलिशन की आए, लेकिन उसके अंदर मेरिट की बुनियाद पर, अहलियत की बुनियाद पर लोगों को मकाम दिया जाएगा तो वो गवर्नमेंट चलेगी। चाहे 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आए और फिर वो सी रविश की आए कि उन्हीं मनपसंद चहीते कुछ लोगों को आपने मकाम पर मिलाना है, तो उन 2/3 गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कर सकना। पाकिस्तान में आपके पास सारी जो आपने जो देख चुके तारीख अपनी अपनी पीछे, हमारी ये कोशिश है। लेकिन खुर्रम साहब, वो शुरुआत तो हो चुकी है। जो आप चहीते की बात कर रहे हैं, आज तौहीन अदालत केस जो मामला था उसको भी अदालत ने कहा कि माफी कर लेते हैं, खत्म कर लिया, वो भी नवाज शरीफ के हक में आ गया। क्या लगता है ये फैसले जिस तरीके से तेजी से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नादरा एयरपोर्ट पर पहुंचता है, वीवीआईपी प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल पहले से मिल जाता है, तो आपको नहीं लगता कि चहीते का तो हो चुका है सारा कुछ, क्लियर है सर? नहीं, मैं हरमीत उसमें कहूंगा कि मैं फिर जाता हूं कि आई बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ रियलिज्म। हालात जो मौका चल रहा होता है, मैं उसके मुताबिक मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूं और क्या बेहतरी कर सकता हूं, मैंने उस पर जाना है। तूफान के अंदर मैं अपनी किश्ती को कैसे स्टीयर करके अपने साथ वालों को कैसे बचा सकता हूं, मेरे लिए वो अहम है। जो चीजें हो गई, थोड़ा सा पीछे जाइए कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, उन तमाम को देख के हमारी ये आज भी कोशिश है कि हम इंश्योर करेंगे कि स्टेबिलिटी रहे और हम हर उस रविश को कि जिसकी वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचा, हम उसको एक पॉजिटिव तरीके के साथ रोकते हुए परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हम इल्जामात क्रिप करना या बैठ के गिले शिकवे करना, इससे आगे निकलकर हमारी कोशिश होगी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब के ऊपर हम आ जाएं और फिर हम अपग्रेड करें। और आपको एक बताऊं हरमीत, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आप मीडिया वालों को समझ आ गई है। आप अपने सिलेक्ट करते हैं लोगों को कि इसने ऐसे बैठना है, सोहा ने ऐसे बात करना है, हरमीत ने ये करना है। आप लोगों को अगर समझ आ गई और आप लोगों ने अपने चैनल्स को अपग्रेड किया और डेली आप अपग्रेड करते हैं, तो वी कैन डू एज वेल। पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर सकती हैं। पीटीवी क्यों पीछे चला गया और आप लोग क्यों ऊपर आ गए, बावजूद उसके पास क्या कुछ नहीं है पीटीवी के? तो ये पार्टीज भी उसी पीटीवी की तरह ही है और हम कंसिडर करते हैं कि हम आप लोगों की तरह हैं, जैसे आपके शोज हैं या आपके चैनल्स हैं, कि हम अपग्रेड करने की ख्वाहिश में। लेकिन सर, माजरत के साथ खुर्रम साहब, जो हमने लाइफ, हमारी जो जिंदगी है, आप हमसे सीनियर है, बहुत कुछ आपने बड़े करीब से देखा है। 76 साल से जो पीटीवी की आपने मिसाल दी, हमें तो कहीं ना कहीं इस रियासत में वही स्क्रिप्ट दोहराता हुआ नजर आता है। पहले एक लाडला बनता है, फिर वो जेल जाता है, दूसरा लाडला बन जाता है, फिर वो जेल जाता है। ये जो सिलसिला है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सियासतदान ही जो जमहूरियत है उसको नुकसान सबसे बड़ा सियासतदानों ने ही दिया है, पॉलिटिशियन? 100% मैं बिलीव करता हूं। जब एक आदमी को एक ओहदा मिलता है, हमारी पॉलिटिक्स क्या है, हम जब किसी फील्ड पे आते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, तो हम कंट्रोल चाहते हैं। मैंने एक रिजल्ट निकाला कि हमारा पॉलिटिशियन विंडिक्टिव है। हमारे सरकारी इदारों के जितने ऑफिसर्स हैं, एहलकार हैं, वो तमाम खौफजदा हैं, वो दे आर वरिड। और हमारा जो ताजिर है वो टैक्स चोरी कर करके गिल्टी है, फ्रॉम इनसाइड उसका कॉन्शियस से वो गिल्टी है। और जब हमारा कोई पॉलिटिशियन आता है तो क्या करता है, वो कहता है डिस्ट्रिक्ट में एसी मेरी मर्जी का, डीसी मेरी मर्जी का, और अगर डिप्टी कमिश्नर ने उसके कहने पे पटवारी तब्दील नहीं किया तो वो कहता है डिप्टी कमिश्नर को फौरन चेंज करो। हाँ। और जो मुल्की लेवल के ऊपर जाता है, वो कहता है नैब मैं कंट्रोल करूंगा, अदारों के साथ टकराऊंगा मैं, और मैंने अपने आप को बताना है कि मैं सारी चीज हूं और मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी। दुनिया में ये कहीं नहीं होगा। आपने अदारों को ठीक है खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बेहतरी की गुंजाइश आम आवाम में भी मौजूद है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है इस पूरे घंटे में हमारी कोशिश होती है और हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट हम इस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं कि अगर एक चीज़ आपको पता है तो उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस जो है वो पैदा की जा सके। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती,
तो हमारा मकसद जो है बेसिकली आज के इस टॉपिक की अगर हम बात करें, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, जो कि आज एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने के बाद पता चलता है कि इस तरह की बीमारियाँ एग्जिस्ट भी करती हैं। नॉर्मली हम इसे कंफ्यूज करते हैं। डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है, इसे बीमारी भी कहा जाए, एक अब इसको सिंड्रोम भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट, हम कोशिश करेंगे लेट्स फाइंड आउट कि इसका बेसिक रूट कॉज क्या है। डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चा जो है उसके लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी स्लो कंसीडर किया जाता है। मतलब एक लफ्ज़ को पहचानने में, सीखने में, पढ़ने में, याद करने में उसको कंपैरेटिवली एक आम ब्रेन से ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर हम अपनी हिस्ट्री निकालें तो आइंस्टाइन, टॉम क्रूज और उसके बाद रिसेंटली, वेरी रिसेंट हमारे पास जो एग्जाम्पल आई मौलाना तारिक जमील के जो बेटे जो जिनकी हलाकत हुई और जिनकी वफ़ात के बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया सोशल मीडिया पे, वो भी डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी का ही शिकार थे। तो बच्चों को जो हम बचपन में देखते हैं कि अक्सर औक़ात बच्चे हरमीत बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक नहीं करते, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये ज़हीन नहीं है और ये निकम्मा है, बात ध्यान नहीं दे रहा, अपनी एजुकेशन में, तालीम पर ध्यान नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि क्लास में जिस तरह उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, कहीं ना कहीं टीचर्स भी उस मसले तक नहीं पहुँच पाता और कहीं ना कहीं डांट से वो सिलसिला ख़त्म होने की कोशिश कर ली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आप देखते हैं कि उस बच्चे पर उसके असरात जो हैं मज़ीद हमने देखेंगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हरमीत, देखिए एग्जाम्पल देने का मकसद था कि ऑन स्क्रीन जितनी पर्सनालिटीज हम आपको दिखा रहे हैं ये हैशटैग सुपरस्टार्स हैं। आइंस्टाइन की बात कर लें, टॉम क्रूज की बात कर लें, आपने अगर 3 इडियट्स देखी है या तारे ज़मीन पर जो बच्चा आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है और इस मसले को बहुत सारी वीडियोज़, पिक्चर्स, फिल्मों के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश भी की है, लेकिन हमने कभी इसको इतना सीरियस लिया ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया कि ना सिर्फ इसके बारे में बात की जाए बल्कि इसके इलाज मुआवजे के बारे में, इसको प्रोसेस करने के बारे में वालिदैन को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस उम्र के बाद ये बीमारी हो सकती है, इसका इलाज मुआवजा कैसे हो सकता है, इसकी कोई मेडिसिन मौजूद है या नहीं, और अगर घर पे आपने इसको ट्रीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ये और इस तरह की बहुत सारी बातें, उनके सवाल जो है उनके जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनमें डॉक्टर ताहिरा मालिक हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। ताहिर साहब इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि इनिशियली सिर्फ ये बता दें कि हम कितना कंफ्यूज करते हैं डिस्लेक्सिया बीमारी को और एक बच्चे के स्लो प्रोसेस, क्योंकि वो किसी चीज़ को जल्दी पिक नहीं करता तो हम कहते हैं ये निकम्मा है, कुंज़ेन है। डिस्लेक्सिया बेसिकली आपकी लर्निंग जो है वो एबिलिटी को थोड़ा कम करता है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो इंटेलेक्चुअली बच्चा जो है वो स्लो है। अब जब बच्चा पी को क्यू तसव्वुर कर रहा है, आपकी बी को डी जो है वो लिख आता है, तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। स्कूल वाले जो है, यहाँ पे स्कूल वालों पे जो है वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर वो ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चा कंटेंट ठीक लिख रहा है लेकिन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, शेप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे जब आपको ये असाइनमेंट दे रहे हो कि लाउडली बोलना है क्लास में, तो डिस्लेक्सिक जो है वो चाइल्ड चूँकि लो सेल्फ स्टीम का शिकार है और ये सिम्टम भी है कि आप लाउडली जो है वो नहीं बोल पाएंगे, तो ये टीचर्स ने नोट करना है, पेरेंट्स को बताना है। अब डिस्लेक्सिया को जो है वो मिस अंडरस्टैंड कर दिया जाता है, कुछ लोग इसको जो है वो डायग्नोज कर देते हैं ADHD, कुछ लोग जो हैं वो इसको समझते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 5 साल से पहले ही डायग्नोसिस दिया नहीं जा सकता है। एक परफेक्ट एज है कि 5 साल तक वेट किया जाए, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो थेरेपिस्ट के साथ जो है वो चाइल्ड थेरेपिस्ट को कंसल्ट करके मैनेज करने की डॉक्टर अगर हम देखें ताहिरा, ज्यादातर हम देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपको लगता है, टीचर को भी लगता है कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल अटेंटिव बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं ये सुन रहा है सारी चीजों को, लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया कुछ पता नहीं होता है उसको। फिर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब उसको उठाया जाता है, बच्चों की जानिब से भी उस पर हंसी मजाक, फिर टीचर का डांटना, आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ एक मामूल है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया, अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं टीचर हजरात को भी इस हवाले से अवेयर करना जरूरी, क्योंकि अभी हम देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान की मैं अगर बात करूं तो 1,80,00,000 बच्चा जो है वो इसका शिकार है। पाकिस्तान में कितने हैं ये किसी को नहीं मालूम। डिस्लेक्सिया बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है और इसके रीजंस जो हैं वो बच्चे के पैदा होने से पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, जो
स्कूल्स हैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए हैं, वहाँ पे अगर एक उस्ताद की जो है वो जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी इस बात पर आती है कि जो चीज़ें आपके एरिया में नहीं है पहले उस्ताद को सिखाई जाए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं होता। अभी आपने बताया कि इंडिया में जो है वो एक खासी बड़ी मिकदार में रिसर्च हुई और पता चला वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो 7% लोग जो है ना, जो कि बहुत बड़ी तादाद बनती है कि डिसलेक्सिया का शिकार है। तो अच्छा, इट डजंट मीन, एक और चीज़ ना, जी जी, डिसलेक्सिया जैसी बीमारी का होना इट डजंट मीन कि आप ज़हीन नहीं है, yes, आप कैपेबल नहीं है। सबसे अहम बात, अगर एक बच्चे को टाइम लग रहा है उस लर्निंग में, किसी चीज़ को याद करने में, पहचानने में और उसको मतलब पढ़ने में, इट डजंट मीन कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उस चीज़ से रह तो रहे हो लेकिन आप कुछ बन नहीं सकते। आइंस्टाइन का नाम कितना बड़ा है, टॉम क्रूज को देख लें, बचपन में किसी चीज़ को पढ़ने लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ना, लेकिन बड़े होकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। तो इसका इलाज, लेट्स कम टू द सोल्यूशन कि इलाज इसका क्या है, कोई मेडिसिन मौजूद है या बचपन में अगर आप इसको ट्रीट करना है तो कैसे करना है? डिसलेक्सिया की मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई डायरेक्ट मेडिसिन जो है ना पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान के, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, डायरेक्ट मेडिसिन जो है वो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा डिसलेक्सिया डायग्नोज हो गया है तो बस अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो अपनी लाइफ नहीं परस्यू कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। और मैंने जहाँ तक अपने क्लिनिक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इन 10 सालों में जो है डिसलेक्सिक बच्चों में बड़ा ज़बरदस्त IQ देखा है। वो एक तरफ से अगर जो है वो मार खा रहे हैं ना तो उनकी बाकी एरियाज जो है ना माशाल्लाह से वो आपसे ज्यादा जहानत वाली बातें करके बैठे। अगर लर्निंग प्रोसेस स्लो है इट डजंट क्योंकि वो ऑब्जर्वर है ना। डॉक्टर साहब, एक और चीज, अगर इस बीमारी की बात की जाए, बहुत सारी बीमारी जोड़ी जाती कि हाँ खानदानी जेनेटिकल प्रॉब्लम, दीगर प्रॉब्लम, क्या इससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं? और फिर इसी के साथ ऐड कीजिएगा क्या क्या जो बॉय एंड गर्ल यानी मेल एंड फीमेल में क्या ज्यादा, किस में ज्यादा ये पाई जाती है? टेंडेंसी ज्यादा क्या है इसमें? जो है ना जेंडर बेस्ड रिसर्च अभी तक बनी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जो है ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसके माहौल ने उसे डिसलेक्सिया की तरफ ले गया। ये न्यूरो डेवलपमेंट है। बच्चा पैदा होने से पहले ही अगर उसकी न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ, अब उसके रीजंस क्या है, वो जीन्स में भी हो सकता है। अगर जो है वो जो मदर, जो बेसिकली तो मदर ने कैरी करना है ना बच्चे को, बच्चा पैदा होने से पहले एक माँ उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या खा रही है, क्या कर रही है। अगर अल्कोहल का कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग है, या फिर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, घर का माहौल अच्छा नहीं मिला है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब अगर कोई फैमिली बताती है कि भाई बाकी तो सारी चीज़ें ठीक थी, ना जीन्स में पाया गया, ना माहौल में खराबी थी, ना फूड में जो है वो केयरलेस जो है वो रही है मदर, लेकिन फिर भी पाया जा रहा है, तो वो एक नेचुरली उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो गई है। प्री मैच्योर जो है वो उसकी हो सकती है डिलीवरी, ये भी पॉसिबल है। माइलस्टोन्स जो है वो पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया बच्चा, या फिर वेट पूरी तरह से जो है वो बच्चे का जो एक्यूरेट था वो नहीं था। ये बहुत से रीजंस है इसके पीछे। डॉक्टर साहब, एक और चीज जाहिर बात है जो हम ध्यान नहीं देते, माहिर नफ्सियात के पास नहीं लेके जाते, बच्चों को छोड़ लेते हैं कि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कौन से है, नहीं पता, नहीं सीख रहा है, भाड़ में जाए, ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे। आपसे जानना चाहेंगे वक्त जब इसका तायुन नहीं किया जाता, इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जाता, आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में क्या नुकसानात इसके होते हैं? ये बिल्कुल वैसे है जैसे शुगर के मरीज को बताया जाता है कि आपने जहम से बचना है, आपकी रिकवरी स्लो है, वो केयरलेस होता है, पहले एक उंगली काटी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पूरा हाथ। बिल्कुल उसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, ना ही इसके ऊपर जो है वो फ़रोग दिया जाता है कि ये आपकी पूरी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल आपका माइंड है। अगर आपका बच्चा एक प्रॉब्लम के साथ है, आप उसको टैग लगा रहे हो, ये बच्चा जो है वो लो सेल्फ स्टीम के साथ है, लो कॉन्फिडेंस के साथ है, इसको तो भी कुछ नहीं आता है, तो फिर आप मुझे बताएं वो बच्चा रिकवर कैसे होगा? आप किसी पेज पे स्टिकर लगाएं और वो स्टिकर रिमूव करें,
क्या पेज वैसा ही रहेगा जैसा था? बिल्कुल ठीक, गुड एग्जांपल। बिल्कुल भी नहीं, वो बुरी तरह से मुतासिर करके पेज को जो है वो उतरेगा स्टिकर। इसी तरह आपकी पर्सनालिटी है। बिल्कुल ठीक है, एग्जांपल बड़ी अच्छी कोट किया आपने। अगर हम लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि वेरी करता है, इस सिम्टम्स हर बच्चे में या हर बड़े में एक जैसे नहीं होते। कोई लर्निंग प्रोसेस किसी का स्लो होता है, किसी कोई लफ्ज़ पहचानने में स्लो होता है, कोई लिखने में स्लो होता है, कोई पढ़ने में स्लो होता है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर हम इसके इलाज मुआवजे की तरफ आएँ तो घर में मौजूद पेरेंट्स या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स या आपके टीचर्स किस तरह से इसको कितने टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं? अब देखिए, जिन हालात का हम सब लोग सामना करें, हर इंसान थेरेपी अफोर्ड नहीं करता है। तो क्या उसका मतलब ये है कि अब बच्चा डिसलेक्सिया के साथ है तो अब चूंकि मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ तो बच्चा ऐसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर में इसको जो है वो मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हो। अब वो कैसे होंगी? फोकस थेरेपी, लाइक आप घर में जो है वो बच्चे को 2 से 3 तरह की दालें मिक्स करके दे दें और उसे कहीं कि ये ग्रीन वाली अलग करनी है, ऑरेंज वाली अलग करनी है, इस तरह से उसको बताएं। फिर आप ब्लॉक्स ले सकते हो। अगर आप ब्लॉक्स खरीद नहीं सकते हो तो आपको डिब्बे घर में मिल जाते हैं, जैसे आपकी दूध के आ गए, वो आपने हाली किया तो वो डिब्बा आपके पास आ गया। इसी तरह की कोई भी पैकिंग, डिब्बों को कलर्स कर लें। कलर आप जो है वो करने के बाद उसकी ब्लॉक जो है वो गेम्स आपको बड़ी इजीली नेट पे भी मिल जाती है। आपको जो है वो अगर इसमें मज़ीद मालूमात चाहिए होती है तो आपको, बल्कि साइकोलॉजिस्ट तो आजकल जो है वो पूरी लिस्ट अपने व्हाट्सएप पे चलाते हैं। एक बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है, आप वो कर सकते हो। तीसरा, आप अपने बच्चे के साथ जो है वो वाटर गेम्स खेल सकते हो। चौथा, आपने जैसे आपका बच्चा जो है वो आपको पता चलेगा स्पेसिफिक शेप्स को कर रहा है, उसके रूम में वो शेप्स लगा दें और उसे कहीं का आइडेंटिफाई करनी है, डेली की उसको एक लिस्ट बना के दें। बहुत सी गेम्स हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर बैठे बिठाए बिना कोई पैसे लगाए जो है बच्चे के लिए मैनेज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम इसको एड्रेस कर रहे हैं कि आपके पास मसला सिर्फ इतना सा है कि आप पहले उसे डायग्नोज करें। एक चीज़ डायग्नोज होगी तो प्रोसेस होगी ना। हम तो उसे कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चा है ही निकम्मा, इसके अम्मा अब्बा ऐसे थे या उसके दादा ऐसे थे, इसीलिए बच्चा भी ऐसा है। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, जिसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, बशर्ते ये कि आप उस हवाले से एक्सप्लोर करें और रिसर्च करें। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो सर्दी आ चुकी है, इस्लामाबाद में तो बहुत पहले आ गई थी, लाहौर में रुक रुक के आती है। लेकिन चले, सर्दी आने से पहले सर्दी की तैयारियां जो है वो लाहौर के बड़ी ज़ोर शोर से करना शुरू कर देते हैं। वो कपड़े हो, खुराक हो या आपके घर का माहौल हो। अगर खुराक की आती है, व्हेन इट कम्स टू कि आपने खाना क्या है, सूप पीना है, मछली खानी है, लेकिन आपके गो टू कम्फर्ट वाला गो टू फूड जो होता है वो आपके होते हैं खुश्क मेवाजात। यानी अगर आप घर में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, तो बस आपके बैग में ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए सर्दियों में, जो कि आपको वार्म भी रखते हैं, आपकी भूख को फॉर द टाइम बीइंग किल भी करते हैं। और टेस्ट तो फिर काजू की अगर हम बात करें, पिस्ता की बात करें, बादाम की बात करें, अखरोट की बात करें, आपने भी कहना सोहा ने सुबह सुबह आके सबके नाम फिंगर टिप पे गिनवा दिए। खैर, लेकिन क्या करें, अब हर कोई बैग में इसको नहीं रख सकता। वो इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया और इस बोतल में खुश मेवाजात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़े बहुत भी अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खाने तो कौन से खाने चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सा ड्राई फ्रूट कौन सी चीज़ को एड्रेस करता है। लेकिन मैंने लास्ट इसमें किसी से पूछा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए, उन्होंने कहा अखरोट खाएं और बादाम, ये दो चीज़ें आपके बालों के गिरने को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करते हैं। तो अगर आपने चूज़ करना है ड्राई फ्रूट्स में तो आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। सारा सलीम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है, इनको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सरा? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर बताइएगा, ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बारी बारी करें कि हम किस तरह से उसको कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपसे सवाल करेंगे बहुत सारे, लेकिन हमने एक रिपोर्ट बनाई हुई है ड्राई फ्रूट्स और इसकी सारे फ़वाइद के हवाले से। पहले आप वो रिपोर्ट देखिए, फिर इसका जवाब हम सारा से लेते हैं। उसमें सरमा के आते ही खुशमेवाजात की तलब में इजाफे से पहले ही कीमतों में इजाफा हो जाता है। मार्केट में इस वक्त अखरोट 800 रुपए से 1000 रुपए किलो, पाड़ा चिनार की मूंगफली 1000 रुपए किलो, जबकि गुजर खान की मूंगफली 600 रुपए किलो तक फिरोख्त हो रही है। देसी गुड़ की कीमत 400 से 1000 पर पहुँच गई और कागजी बादाम की कीमत 1700 रुपए हो गई है। काजू आपको मिलेगा 3400 रुपए किलो और इसके अलावा जो चरगोज़ा है ना वो आपको मिलेगा 12000 रुपए किलो।
और जो पिस्ता है ना वो भी आपको 3200 रुपये किलो पड़ जाएगा। स्पेशल रेवड़ी 1000 रुपए जबकि सादा 600 रुपए किलो मार्केट में दस्तयाब है। चुआरे 650 जबकि दीगर खजूरे 1450 रुपए तक किलो फरोख्त हो रही हैं। चलगोजे की कीमत हवा से बातें करती हुई 14,000 रुपए तक पहुंच गई है। पिस्ता 3200 जबकि किशमिश 1400 रुपए किलो मार्केट में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से खुशमेवाजात की कीमतों में इजाफा होता है। बॉर्डर बंद होने की वजह से जो है ना ये चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं। अगर ये बॉर्डर खुल जाए तो ये काफ़ी ड्राई फ्रूट्स जो है ना सस्ता हो जाएगा। अमेरिका, वियतनाम, ईरान, अफगानिस्तान, चीन से खुशमेवाजात इंपोर्ट और स्मगल किए जाते हैं, जिसकी वजह से कीमतें कम और ज्यादा होती रहती हैं। शहरियों का कहना है कि अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो एक वक्त आएगा कि मूंगफली भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी। कैमरामैन असद शेख के साथ जमशेद खान, पब्लिक न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा, जमशेद ने रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक की है, बातें सारी सच्ची की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चले जो इस्तात में और जो अफोर्डेबिलिटी में आते हैं वो ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं सारा से। ना सारा, इट्स योर टर्न। बताएं कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, बारी बात करें, काजू की अलग फ़वाइद हैं और पिस्ता के अलग हैं, अखरोट के, बादाम के। बादाम की सबसे पहले बात कर लेते हैं, किस चीज़ को ये एड्रेस करता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कंपैरेटिवली मिल भी जाते हैं, इजी टू एक्सेस पर। अच्छा, बादाम जो है वो बेसिकली ड्राई नट्स में आता है। खुश्क मेवाजात में दो तरह के मेवाज होते हैं, एक जो आपके खुश्क मेवा होता है और एक खुश्क फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं। बादाम खुश्क मेवाजात में आता है और बेसिकली ये जो होता है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, जिनका बाल वगैरह गिर रहे हैं, जिनकी स्किन डैमेज हो रही है, खुश्की आ रही है स्किन पर, उनके लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। जैसे हम लोग काफ़ी, हमारी इम्यूनिटी बहुत के पास से भी जो है वो वायरस या किसी को ज़ुकाम हुआ हुआ है और वो हमें लग गया है, तो हम इसका मतलब ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी लेवल थोड़ा लो जा रहा है, तो ये उसको भी इन्हांस कर रहा होता है। इसके अलावा सर एक और चीज, बादाम से इसी बादाम पे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत सारी चीजें हैं मजे की। बादाम की बात की जाए तो अक्सर हमने देखा है कि कहा जाता है कि भैया अगर आपने खाने हैं तो भिगो के खाएं, छिलका हटाएं, सुबह के सवेरे खाएं। क्या ये दुरुस्त है? वैसे तो हम रात को भी खा लेते हैं। रात को भी खा लेते हैं। अच्छा, बादाम अगर सुबह खाएंगे निहार मुंह तो छिलके के साथ खा लें। अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है तो भिगो कर छिलका उतार कर खा लें। उससे ये होता है छिलका रिमूव करने से कि बादाम नरम हो जाता है। फ़र्क बस इतना सा है। बेशक आप छिलके के साथ खाएं या छिलके के बगैर खाएं, उसमें फ़ायदा उतना ही देना होता है। और लेकिन इसके साथ साथ जो 12 दाने 13 दाने ये जो कैलकुलेशन की जाती है, सिर्फ बचाने के लिए की जाती है, बाकी कोई फायदा देती है? 6 से 7 दाने जो है वो खाने चाहिए एक वक्त में। अगर आप ड्राई नट्स या ड्राई फ्रूट्स ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो नुकसान दे देते हैं। अगर लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हैं, जैसे 6 दाने खा लिए या एक मुट्ठी खा ली, डेफिनेटली वो बादाम मुट्ठी के अंदर होना चाहिए, मुट्ठी से बाहर नहीं निकल रहा हो तो वो आपको फ़ायदा देगा। बट अगर आप वो एक मुट्ठी दिन में 6-8 बार खा रहे हैं तो वो नुकसान इस तरह दे रहे हैं कि या तो आपके पिंपल्स आ जाएंगे, आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। मतलब आपको बर्फ़ में भी छोड़ दें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मुझे गर्मी लग रही है, पूरा हीटर बन जाता है। यस। और या फिर आपकी बॉडी पे रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा ज़रा एक और चीज़, चले ये तो हम इसके नुकसानात पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर्दी है और खुशमेवाजात अच्छे भी बहुत लगते हैं देखने में, खाने का भी बहुत दिल करता है, तो हाथ रोकना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें सारे ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें गिरी भी आती है, जिसमें आपकी अंजीर भी आती है, यकीनी तौर पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको खुशमेवाजात के तौर पर खा रहे हैं, मतलब ऐसे ही, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम मिल्क शेक की बात करें तो इसको उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बादाम हो गई, अंजीर हो गई, तो उसका जो मिक्सचर है वो कितना आपको फ़ायदा देता है आपकी बॉडी को? जो उसका मिक्सचर है वो हम लोग एज एन यूज़ करते हैं प्रोटीन शेक्स में, ठीक है। उसमें हम थोड़े से नट्स डाल देंगे, अंजीर डाल देंगे, अंजीर नहीं है खजूर डाल देंगे, उसका मिल्क शेक बनाते हैं। हम लोग यूजुअली यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने मिल्क शेक पीना है तो जितना पीना है, फॉर इंस्टेंस मैं कह रही हूँ कि अगर आपने 1 गिलास पीना है या 1.5 गिलास पीना है तो सिर्फ उतना ही बनाएं और 30 मिनट के अंदर अंदर उसको पी लें। क्यों होता क्या है? क्योंकि हर चीज़ की फॉर्म चेंज हो रही है। दूध की फॉर्म चेंज हो रही है, वो मिल्क शेक बन रहा है। फलों की ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो रही है, वो उसके साथ ब्लेंड हो रहे हैं। तो जब
जिन चीज़ों की फॉर्म चेंज कर रहे हैं आप, बेशक घर में कर रहे हैं, सो उसको 30 मिनट के अंदर लेंगे तो वो फ़ायदा ही देगा, अदरवाइज नहीं। सारा एक नहीं और वो चीज़ एसिड हमने बन देखा जाएगा। है, जाहिर बात है, एक तो आप मिल्क शेक की बात कर रही हैं, लाहौरी इंतज़ार में सर्दियों के, लेकिन सर्दी कहीं ना कहीं आ भी चुकी है। सूप या दीगर ऐसे मशरूबात जो गर्म मशरूबात हैं, दीगर ऐसे खाने हमने देखे हैं कि उसमें भी आप नट्स डाल के, मुख्तलिफ किस्म के डाल के, उसका क्या कोई फ़ायदा पहुँचता है? अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर हम सूप में डाल लें या नट्स को जो है वो क्रश कर सलाद के ऊपर डाल लें या किसी सालन के ऊपर डाल रहे हैं हम, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फाइबर्स इंक्रीज़ करता है, और फाइबर्स आपकी बॉडी में वेट लॉस हेल्प करवाते हैं वेट लॉस के लिए। अब उसमें ये होता है कि अगर आप फाइबर्स ले रहे हैं तो आपने पानी ज़्यादा लेना है। ओके, अच्छा, फॉर इंस्टेंस मैं कह रही हूँ कि अगर आप दिन में कोई 4 खाने फाइबर रिच खा रहे हैं तो आप 2 गिलास पानी के साथ नहीं निकाल सकते। ओके, उसके लिए मैक्सिमम आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना होगा। ये सिर्फ मैं पानी की बात कर रही हूँ, ना ही इसमें मिल्क शेक है, ना ही इसमें चाय है, ना ही इसमें जूस है। लोगों को अच्छा। अगर हम ये कहते हैं कि 10 से 12 गिलास आपने पानी पीना है तो वो ओवरऑल टोटल फ्लूइड को 10 से 12 गिलास में कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम बेसिक बातों की बात करें, मतलब बेसिक चीज़ें जो घर में आपकी इस्तेमाल की होती हैं, एक तो मैंने पहले भी यह सवाल आपसे किया, खुश मेवाजात तो एक आप वैसे खा रहे हो, पाम साइज कहा जाता है कि आप खाओ, लेकिन इट डजंट मीन कि वो ऐसे हो, कम से कम इतनी होनी चाहिए, ये वाला ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप घर में, जैसे हरमीत ने परसों भी ये सवाल किया था, जब भी हमारा ये सवाल आता है तो खाने की जो इमेजिनेशन होती है ना, वो हरमीत बड़ी अच्छी करते हैं। हलवा खा रहे हैं तो उसके ऊपर आपने बादाम डाल होती रहे है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप क्या समझती हैं कि अगर उसकी मिकदार की बात करें तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? अच्छा, उसकी मिकदार सिर्फ एक चुटकी जो इतनी साइज़ की होती है, इसमें जितना आए वो आप ऊपर से डाल दो, लेकिन उसका होता ये है कि उसको चूल्हे के ऊपर नहीं लेके जाना होता। जब आप हलवा वगैरह बना लें, उसको डिश में सर्व करने लगें, उसके ऊपर बस डाल दें। और जहाँ तक खुश्क मेवाजात की बात है, भुने हुए मेवाजात से ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, क्योंकि जब हम उसको भूनते हैं तो उसमें नमक ऐड होता है, और जो जैसे वॉलनट्स हैं या आपकी मूंगफलियां हैं जो उन्होंने ब्लड प्रेशर कम करना होता है, वो क्योंकि नमक ऐड होता है, मसाला ऐड होता है, वो उसको सारा आप इतने मजे से बात कर ली है, जैसे लगता है जैसे सूगी नहीं होता है, कश्मीश आपने मुंह में खाए चबा रही और हल्का हल्का आप जो जिस तरीके से एक्सप्लेन करी। वैसे आपसे जानना चाहेंगे अखरोट की बात आपने की, हमारी सोहा ने भी की कि भैया बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग फिर ये शिकवा भी करते हैं कि भैया खा लिया अखरोट लेकिन जुबान जो है वो पक गई, इसकी क्या वजूहात होती है? वो ये वजूहात होती हैं कि वो अखरोट खा लेते हैं या दूसरे मेवाजात खा लेते हैं और वो पानी नहीं पीते। वो क्या करते हैं, उनका क्योंकि सर्दियां हैं, अगर हम खुश्क मेवाजात ले रहे हैं तो साथ में कॉफ़ी भी ले रहे हैं। अगर कॉफ़ी नहीं ले रहे तो जो हमारी गर्मियों में 2 कप चाय होती है वो 4 कप हो जाती है। बिल्कुल ठीक, सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से, क्योंकि वो सर्दी कंट्रोल कर रही होती है। अब चाय हो, कॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, उसमें जो कैफीन प्रेजेंट होती है वो आपकी डिहाइड्रेशन करती है। सारा एक और चीज सोहा आपने भी देखा होगा, जाहिर बात है भैया नट्स और ये सारी चीजें, काजू बादाम पिस्ता वगैरह वगैरह बहुत महंगी भी हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं मूंगफली की बात की जाए तो महफिलों में चलती है, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गुजारे वाली आप खरीद लेते हैं। ऐसे में हमने देखा है कि भैया हमारी भी ख्वाहिश होती है कि महफिल लगी है तो खाते जाओ खाते जाओ, उसका क्या कितने होने चाहिए, क्या मिकदार होनी चाहिए, और उसके फिर नुकसानात कितने होते हैं कितने ज्यादा आप लोग खाते हैं? उसका ये है कि अगर उसकी मिकदार की बात करें तो 10 से 12 दाने। ओके, बहुत अगर मैं करूँ, वैसे तो 8 से 10 दाने होते हैं, और कम कर दे, और कम कर दे, लेकिन 10 से 12 दाने ठीक है। और अगर आपने हाथ नहीं रोकने वाली कंडीशन है तो कोशिश करें कि 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा लें, थोड़ा सा 30 मिनट्स बाद ब्रेक ले लें, दरमियान में पानी का इंटेक कर लें। अच्छा चले, ब्रेक लेनी है और ब्रेक बड़ी ज़रूरी भी है बिकॉज हमने भी ब्रेक पर जाना है। लेकिन सारा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक्सेस इज बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। अगर सूप, मछली या खुश्क मेवाजात सब कुछ सर्दियों में ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान आपका ही है। खाएं, एंजॉय करें, लेकिन ज़रा हाथ होला रख के। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सेगमेंट को कंडक्ट करते हुए मुझे यकीनी तौर पर बहुत खुशी हो रही है हरमीत, क्योंकि एक लंबी तगदो कोशिश जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में की जाती है। हम जब बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू ख्वाजा सरा, तो उनकी अलग पहचान, उनके तमाम हकूक़ की जंग जो है, बहुत सारे इदारे बड़े बाखूबी तरीके से ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि सोशल वर्क करते हैं, पीस बिल्डिंग पर काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इदारे जिनको हमने देखा कि हमने सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर और टीवी के थ्रू, बॉलीवुड की, लॉलीवुड की, हॉलीवुड की बात करें, बहुत सारी मूवीज़ के थ्रू इनके हकूक़ की एक जंग जो है वो हर किसी ने अपने अपने हिस्से की ज़रूर लड़ी है। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, जब एक के बाद एक इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो बड़ी खूबसूरती से मैं चाहती हूँ कि अपने प्रोग्राम में इसको पेश करूँ आपके सामने कि अगर हम ख्वाजा सराओं की बात करें तो उनको एक बेहतरीन पहचान और ज़िंदगी देने के लिए अब इदारों के ज़रिए जो है वो एक्सेप्टेंस माशरे में आना शुरू हो गई है। मैं आपका तारुफ कराती हूँ। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ज़नायत चौधरी ने कहते हैं विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं। लिबर्टी राउंड अबाउट आपने देखा होगा, पुलिस खिदमत मरकज़ मौजूद है, वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और आज हमारे सेट पर मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़नाया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और यकीनी तौर पर अगर हम पूरी टीम की बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो पहले मच। सबसे तो मुबारक बनती है। ज़नाया बताएगा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यकीनी तौर पर आप तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सफ़र है, सक्सेस स्टोरी है, स्ट्रगल है, कब अपॉइंट हुई हैं एज ए विक्टिम ऑफिसर आप? इट्स लाइक 7 months ago और एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर अपॉइंट हुई हूँ पंजाब पुलिस में। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कि कायम किए गए हैं पूरे पंजाब में। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन अपॉइंट किए गए हैं। उसी तरह से लाहौर के अंदर 4 ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं और हम लोग जो उनसे डिफरेंट जितनी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों को हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। ज़नाया, अगर हम बात करें, जितने भी हमने देखे हैं आपके कम्युनिटी, बल्कि हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसालें आपको मैं देखता हूँ, दीगर डॉक्टर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमें अब लग रहा है कि एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आपकी जो जदोजहद है वो मेरे सामने है। हम चाहते हैं कि नाज़रीन के सामने भी रखें कि ये यहाँ तक पहुँचने का जो मरहला था कितना मुश्किल था। सफ़र कैसा था? सफ़र वाकई काफ़ी मुश्किल था। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशनल, जो कि एक बड़ा मुश्किल एक होता है जब आपको एडमिशन के टाइम पे आपको कितनी मुश्किलात होती हैं। वी डोंट हैव कॉलम ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, एक थर्ड कॉलम ही नहीं है स्टिल अभी तक। अभी इस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ तालीमी अदारों में बल्कि और डिफरेंट जितने भी महकमे हैं वहाँ पे स्टिल अभी तक पॉलिसीज़ को जो उनसे रिवाइज़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि आपका क्वेश्चन था कि स्ट्रगल कैसी रही, किस तरह से काम हुआ, तो आई स्टडीड इन बीकनफील्ड हाई स्कूल, उसके साथ साथ सुपीरियर से पढ़ी, उसके साथ साथ फिर मैंने टेक्सटाइल मैंने एजुकेशन हासिल की स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से। और इन सारी जो है तालीम को जारी रखते हुए वॉलंटियर काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट लेजिस्लेशन के ऊपर कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के क्या क्या हकूक़ हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोग चीज़ों पे आए, इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के अंदर इनपुट किया। एंड आई रियली वांट कि इंशाल्लाह आगे भी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स इलेक्शंस में भी कंसिस्ट कर रही होंगी। उसके साथ साथ चूँकि सफ़र जो सा है ना वो आई थिंक कि हर जेंडर के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी को जो कि एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, तो वो एक सबसे मेन जो चीज़ है उसे उधर ही आ जाके एक आपकी ब्लॉकेज हो जाती है। आपको जब एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा होता तो फिर आपको एडमिशन वाइज या हर तरीके से ना बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो विद ऑल दैट स्टार्टेड सोशल वर्क एंड स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी 2012 से स्टार्ट किया और ऑन बोर्ड लाइक वॉलंटियर बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, NGOs के साथ, और ना सिर्फ बड़े बड़े जगह के ऊपर बल्कि उसके साथ साथ छोटी जगहों के ऊपर। आई ऑल्सो वर्क इन सैलून। आई डोंट वांट कि मैं अपना बताऊंगा, मैं बड़ी तरह से मतलब कोई भी कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आती थी। एक और चीज, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं और जब आप आई हैं किस तरह आपको वेलकम किया गया, कितना वहाँ पे जो माहौल है, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे। इदारे के लोग कितने आपके साथ फ्रेंडली हो चुके हैं और आसपास जो आपके जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो कितने खुश हैं आपके आने के बाद यहाँ इस डिपार्टमेंट में?
जी बिल्कुल, अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खुश है, चूँकि एक अलग से स्टिग्मेटाइज किया जा रहा होता है कम्युनिटी को, तो और अगर हम लोग उनकी कंप्लेन से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो वो रजिस्टर ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक तो सबसे पहले मसला यहाँ पे ये है कि कम्युनिटी को ये अब उनको फील ही नहीं होता कि वायलेंस जो उनसे इतने, क्योंकि उसके शिकार हो चुके हैं, इतना उनको मसले मसाइल रह चुके हैं, वो अब बिल्कुल उसको एक नॉर्मल समझते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो कंप्लेन रजिस्टर करवाने भी जाते हैं डिपार्टमेंट में, तो पुलिस का जो एक रवैया था वो टोटली बहुत आई डोंट लाइक, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको किन किन अल्फाज के अंदर मैं करूँ, लेकिन बहुत नेगेटिव रहा माजरत के साथ। और उसके अंदर आपको साथ साथ कंप्लेन रजिस्टर करने के टाइम पे भी अगर आपको देखा जाए तो वो रजिस्टर ही नहीं हो पाती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने पड़ते थे। लेकिन अगर अब हम अगर बात करते हैं, चूँकि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किए गए हैं, तो उसमें ट्रांसजेंडर पर्सन का खुद का अपॉइंट उनको करना और उनको ऑन बोर्ड लेना, जो कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय द IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिम एंड लाइक, अगर मैं अप्रिशिएट कहूँ तो वो तो शायद कम लफ्ज़ है, इससे लफ्ज़ भी आई थिंक छोटे पड़ जाएंगे कि माशाल्लाह उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया। जना एक और चीज आपने देखा होगा, सोहा ने भी देखा होगा, हमने देखा डॉक्टर मेरे की बात करूं, मैं नायाब की बात करूं या सारा की बात करूं, आपको देखूं, तो कहीं ना कहीं एक वक्त था कि 2-3-4 साल में हमने देखा कि हर इदारे में आपकी कम्युनिटी के लोग आए हैं। ऐसे में जो हम देखते हैं कि बहुत सारे पसमानदा, बहुत सारे मसाइल का भी उनको सामना है, तो आप लोगों को देख के अब आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी में वो नाच गाना, वो ट्रैफिक लाइट पे खड़े होना, उस चीज से वो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, हमारे जो लोग हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हरमीत। एक्चुअली हम लोग यही चाहते हैं कि जो अलग से हम लोगों ने टैबू कर दिया हुआ या फिर अलग से उनको स्टिग्मेटाइज एक प्रॉपर कर दिया हुआ कि ये लोग यही काम कर सकते हैं और चीज़ों में नहीं आ सकते। हम लोग कोशिश यही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि कम्युनिटी को ईजी मनी से हम लोग उनको करें कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखें। अगर जहाँ तक फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि फंक्शन करना बुरा है, लेकिन जो एक अलग से चीज़ों में आप जाते हैं, एक वो एक वर्ड होता है माजरत के साथ जो कि हमारे मुआशरे में तमाशमीनी जो एक हो रही होती है या फिर जो फायरिंग हो रही होती है या फिर वो एक अलग से आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वाली चीज़ जो उनसे बहुत गलत है। हाँ, लेकिन अगर अपने आर्ट को अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो एक चलें एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, लेकिन उसके साथ इंटरप्शन देखिए मैं चाहती हूँ आप इसी चीज़ में ये चीज़ ऐड कर लें कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं काम, वो तो चले पेशा वराना तौर पर अब तो काम कर रहे हैं क्योंकि बाकायदा इसको पेशा ही समझा जाता है। लेकिन देखिए यू स्विच योरसेल्फ ना, आपका भी तो अब एक पेशा है बाकायदा। आपने जब काम करना शुरू किया तो तीसरा खाना जो है ना, चाहे शनाख्ती कार्ड का फॉर्म हो, उसके लिए आप लोगों ने बहुत तगदो की है। अब वो तीसरा खाना अलग कर देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप हम में से और हम आप में से यकीनी तौर पर आप अलग नहीं है। लेकिन जो काम आपने किया, पीस बिल्डिंग का आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, सोशल वर्क के तौर पर आपने बहुत सारा काम किया, ह्यूमन राइट डिफेंडर रही हैं आप, अब तो एक डेजिग्नेशन है आपकी। तो आप क्या समझती हैं कि उस दौरान जो आपने स्ट्रगल की है, क्या यही उसी का शख्सान है? बिल्कुल, ये आई थिंक उसी चीज़ को ही है जो कि आगे मैं आई और आगे बढ़ती रही। और एक देखें अपॉर्चुनिटी का भी है ना, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है डिपार्टमेंट के अंदर और आपने उसको वेल किया है। इसी तरह से अगर और भी अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह अगर हम देखेंगे आगे भी कि जो कि क्रिएट किए जाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो हमें विजिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत एक अच्छे इमेज के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आपको नज़र आ सकती है। और चूँकि आपने बात की पीस बिल्डिंग और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करना, आई थिंक ह्यूमैनिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज़नाया, आप लोगों की बड़ी स्ट्रगल है और आप बहुत सारे ऐसे हैं हमारे सामने जिन्होंने लीड कर रहे हैं इस कम्युनिटी को, क्या सोच है आगे उनको भी लेके साथ चलने की? बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी भी जिस तरह से आपने अभी बात की कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नज़र आते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या खारिसारा कम्युनिटी को कोई स्किल्स हैं तो हम उसको और ज़्यादा पॉलिश करते हुए उनको ऑन बोर्ड लें। डिफरेंट जो उनसे हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया है ताकि हम लोग उनको अलग से प्रॉपरली एक विजिबिलिटी एक अच्छे तरीके से हो। उसके साथ साथ जिन लोगों को मसला है या फिर एजुकेशन वाइज अगर हम बात करें तो उसमें भी हम लोग उन लोगों को
फैसिलिटेट हम लोग करें। अच्छा सनाया, लास्टली देखने वालों को ज़रूर कोई पैगाम दीजिएगा कि इदारों की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए, मुआशरे में जो एक्सेप्टेंस अब मिलना शुरू हो गई है, उस हवाले से देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे? देखने वालों को पैगाम मेरा है कि प्लीज़ आप लोग जिस तरह से पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं लोगों को कि ये लोग बुली कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा आप इज्तनाब करें। इसके साथ साथ आप लोग अपनी तरीके अपने आप भी देखें ना कि आप लोगों ने कितना काम किया। मैं हमेशा लोगों के ऊपर बात करने से पहले खुद को जज करती हूँ कि मेरी तरफ से मैंने कितना इनपुट किया चीज़ों के अंदर। तो आई थिंक कि आप लोगों को पहले अपने आप को एक कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा लोगों को बात करने से पहले, या फिर आप अपने इलाके के अंदर जितने भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, हमारे पास माशरे में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो हम लोग और जितनी चीज़ों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, वाई नॉट कि हम लोग एक अच्छे काम के ऊपर हम लोग आएँ और लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को हेल्प करें और उनसे जो माशाल्लाह एक आपको दवा और सीरियसली आपको जो एक पर्सनली एक जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, जो आपको एक तसल्ली और एक सुकून जो मिलता है ना, वो आपको और वैसे उस तरह से नहीं मिलता। खूबसूरत बात, बहुत ज़बरदस्त बात है ज़नाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही अच्छा लगा गुफ्तगू करके, आपसे बात करके। यकीनी तौर पर आप बहुत सारे देखने वालों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर हम बीइंग ए ह्यूमन बीइंग बात करें तो इंसान होना इन तमाम तर क्लासिफिकेशन से बहुत ऊपर की बात है और ये इंसानियत के तकाज़े हैं कि आप मुआशरे में हर उस शख्स को, खा वो औरत है, ट्रांसजेंडर है या वो मर्द है, एक्सेप्टेंस देना, उसे कबूल करना, ये आपका बेसिक फ़र्ज़ होना चाहिए। इसे करेंगे तो हमारा मुआशरा जो है यकीनी तौर पर बेहतर होता चला जाएगा। अब आपसे लेनी है इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इशूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।